स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में जैसा कि आपने देखा कि मैं अरेस्ट के प्रोविज़न स्टार्ट किया था। और अरेस्ट में पहले मैंने आपको एक ग्राफिक के माध्यम से ये बताने की कोशिश की थी कि ये कि अरेस्ट जो है, अरेस्ट के प्रोविज़न तीन कैटेगरी में है, मतलब 41 से लेकर 44 तक में, जिसमें 41 और 42 पुलिस से रिलेटेड है, यानी पुलिस कब अरेस्ट करेगी, और 43 प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है, और 44 मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है। उसके बाद स्पेशली बाई पुलिस के जो प्रोविज़न है वो उसकी चर्चा मैंने की थी। ये आपके 41 42 जो है ये 4-5 क्लॉज में डिवाइडेड है। तो 41 में ये है कि पुलिस बिना वारंट के कभी अरेस्ट कर सकती है, और इसी तरह से 41 A B C D, और बाद में 42 जब नाम पता पूछने पर इनकार करती है। तो इसके डिटेल्स मैंने बताए थे आपको, और ये यहाँ पे 41 सेक्शन 41 का सब क्लॉज 1 और उसके A, उसके बाद B, इसी तरह से बी के दो सब क्लॉज थे 1 और 2, और फिर सेकंड के भी ए बी और सी डी ई, यहाँ तक मैंने आपको डिस्कस किया था। तो जो कल के प्रोविज़न थे उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट आज बताना है वो है ई एफ और जी। तो ई एफ और जी में क्या चीजें हैं, ये सेक्शन बी ए के पार्ट के रूप में है, यानी जो शुरू में चल रहा था, जैसा कि आपने देखा था कि सेक्शन, थोड़ा सा इसमें समझना होगा, सेक्शन 41 का सब क्लॉज 1 है, और उस सब क्लॉज 1 के दो पार्ट है, दो पार्ट शुरू में बताए थे, ए और बी। उसके बाद बी के बाइफर्केशंस थे जो कि अभी तक चल रहे थे। तो ये जो 41 सब क्लॉज 1 का ए और बी पार्ट था, उसके बाद उसमें सी और डी की चर्चा हम कर चुके हैं, और उसी क्रम में ई एफ जी जो है वो यहाँ पर इस स्लाइड्स में आपको दिख रहा है। अगर आप बेयरट खोल के रखें, और इसका एक तरीका है समझने के लिए कि आप जो है जो मेन सेक्शंस हैं उसको एक डिफरेंट पेन से कलर कर दें। जैसे मान लीजिए कि 41 42 इसको आपने रेड पेन से कलर कर दिया, और उसके बाद 41 सब क्लॉज 1 को आपने किसी डिफरेंट पेन से कर दिया। उसी क्रम में 41 और 1 और 2 है, 41 में दो सब क्लॉज है, तो सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 को डिफरेंट पेन से आप कलर कर दीजिए। फिर 41 सब क्लॉज 1 के जो ए बी सी पार्ट है उसको आप किसी डिफरेंट पेन से कर दीजिए, और फिर ए के जो बाइफर्केशन है उसको आप डिफरेंट पेन से। तो इस तरह से आपको एक समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन से सब सेक्शंस के कितने पार्ट हैं, या फिर इसकी आप चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसा कि मैंने ऊपर किया है। क्योंकि क्लास के होम एग्जाम में तो आप रिटेन में ऐसे टाइप लिख देंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि किस पॉइंट में क्या चीजें कही गई है। चूंकि क्लासेस ऑनलाइन चल रही है इसलिए बायलैटरल कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है, वरना मैं क्लास में आपको बोर्ड पे इस तरह से डिटेल करके बता देता। एनीवे, तो जो आपने 41 सब क्लॉज 1 का ए बी सी और डी के पार्ट आपने कल देखे, उसी क्रम में ई एफ और जी आगे है। ई कहता है कि हु obstructs a police officer while in execution of his duty or who has escaped or attempt to escape from lawful custody। तो ये क्या चल रहा था कि पुलिस बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के पावर के कब अरेस्ट कर सकती है। तो उसमें ए बी सी डी के 4 आधार जो थे वो आपने देखे। अब नेक्स्ट ये है कि हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन एग्जीक्यूशन ड्यूटी। जब कोई पुलिस अधिकारी अपना कार्य कर रहा हो, उस कार्य करने में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा हो, तो पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। या हु हैज एस्केप्ड, वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था लेकिन वो भाग निकला, या किसी ने भी उसको पकड़ लिया था लेकिन वो भाग निकलने की कोशिश किया या भाग गया, तो भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ये सारी चीजें किस चीज में चल रही है, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना वारंट के, ठीक है। या अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, लॉफुल कस्टडी से वो भागने का प्रयत्न कर रहा है, भाग चुका है या भागने का प्रयत्न कर रहा है, दोनों बातें इसमें
आ जाती है। यहाँ पर और लिखा हुआ है, तो एक और के बाद अलग कंडीशंस दिए गए हैं। यहाँ पर एक कंडीशन है जो कि ड्यूटी में ऑब्स्टेकल करता है, दूसरे इस और के बाद भाग चुका है, इस और के बाद अटेम्प्ट टू एस्केप यानी भागने का प्रयास करता है, और फिर और या who reasonably suspected of being a deserter from any of the armed forces of the union, यानी भारत सरकार के जो सशस्त्र सेवा बल है उसमें से कोई भगोड़ा अपराधी हो। तो ऐसे कंडीशन में भी पुलिस को जब भी वो दिख जाए या पुलिस को संदेह हो जाए तो पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के गिरफ्तार उसको कर सकती है। इसी तरह से who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his, ये सारी चीजें आपने ए पार्ट में ही पढ़ा था कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट हो, जिसके खिलाफ कोई विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई हो, या जिसके विरुद्ध संदेह करने का कारण है। क्या कारण है, किस आधार पर संदेह किया जाएगा कि कंसर्न इन एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया, यानी भारत के किसी क्षेत्र में उसने कोई एक्ट ऐसा कार्य से संबंधित है, ऐसा कार्य जो किया गया उससे संबंधित है, विच इज कमिटेड इन इंडिया हु हैव बीन पनिशेबल एज एन ऑफेंस एंड फॉर विच ही इज अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्सट्राडिशन और अदरवाइज लाइबल टू बी एप्रीहेंडेड और डिटेन्ड इन कस्टडी इन इंडिया। आधे लैंग्वेज जो सेम है लगभग, वो पहले सब सेक्शन में भी आपने देखा था कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट हो चुका हो या विश्वस्त सूचना हो या पुलिस को संदेह हो, लेकिन वो आईपीसी के अपराध से के संबंध में था। यहाँ पर क्या है, ऐसा व्यक्ति जो कि कोई ऐसा कार्य किया गया है जिससे वो संबंधित है और वो पनिशेबल एज एन ऑफेंस, एक अपराध के रूप में वो पनिशेबल है, ठीक है, एंड फॉर विच इज अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्सट्राडिशन और अदरवाइज, यानी जो कुछ उसमें छूट गया हो वो सब इसमें कवर हो जाएगा। कि मान लीजिए कि वो विदेश में किसी हुए अपराध के संबंध में वो जुड़ा हुआ हो और वो भारत में है, तो उसने जो अपराध किया वो भारतीय कानून के अंतर्गत नहीं किया, वो किया विदेशी कानून के अंतर्गत। लेकिन विदेशी कानून के अंतर्गत अगर पुलिस को सूचना मिल जाती है तो अब विदेश की जो विदेशी सरकार है वो भारत से उस अपराधी को मांगेगी, तो एक्स्ट्राडिशन और जो ट्रीटीज है उसके अकॉर्डिंग उसका एक्स्ट्राडिशन होगा। तो ऐसे कंडीशन में पुलिस को अगर भनक लग जाती है या संदेह हो जाता है या उसके बारे में शिकायत मिल जाती है तो भी पुलिस उसको बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एच, हु बीइंग रिलीज्ड कन्विक्ट commits a breach of any rule made under subsection 5 of section 356। सेक्शन 356 के सब क्लॉज 5 के अंतर्गत जब उसे कन्विक्शन से रिलीज किया जाता है तो हो सकता है कि कुछ कंडीशंस लगाए गए हों और उस कंडीशन में वो शर्तों का, उस नियमों का उल्लंघन करता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। इसमें ए बी 1 और 2 पार्ट दिए रखे हैं और ये आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से पार्ट है, मतलब उस पार्ट में क्या कहा जा रहा है। सॉरी, ये एच के बाद आई का नंबर आ गया है, पार्ट नहीं, ये एच पीछे आपने देखा था एच और ये आई है, क्योंकि स्मॉल में लिखा था इसलिए समझने में दिक्कत होगी। फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर के माध्यम से, चाहे वो मौखिक रूप से या लिखित रूप में, किसी दूसरे पुलिस को जिसके जुरिसडिक्शन में वो रह रहा है उसे प्राप्त हुई है रिक्विजिशन, रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made, it is appear therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by officer who had issued requisition। यानी इसमें क्या है कि एक पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिस अधिकारी को एक रिक्विजिशन भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है, चाहे वो मौखिक भेजे या ऑरल भेजे, किस संबंध में, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के सामने। और गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, इसलिए कि उसके बारे में वो पहले कभी अरेस्टेड रह चुका है, यानी गिरफ्तार हो चुका है या उसको गिरफ्तार किया जाना है, ठीक है, और किसी ऑफेंस के बारे में, ऐसा ऑफेंस जिसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है, तो वहां पर भी वो पुलिस उसको बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकता है। खासतौर से 0 FIR के केस में ऐसा
किया जाता है कि उसको अरेस्ट करके और दूसरे पुलिस के जिस थाने में एफआईआर होनी चाहिए उसमें वो उसको सरेंडर कर देता है या उसको हैंड ओवर कर देता है। तो ये उस प्रोविजन में काम आता है। यानी वो जिस पुलिस को अरेस्ट करना है उसके जुरिसडिक्शन में उसने ऑफेंस नहीं किया, उसने ऑफेंस तो किया दूसरे जुरिसडिक्शन में, लेकिन किसी कारण से भाग के वो चला आया। अब जिसके जुरिसडिक्शन में उसने ऑफेंस किया वहां की पुलिस को उसे अरेस्ट करना है, तो वो पुलिस जिस पुलिस के जुरिसडिक्शन में वो रह रहा है उस पुलिस को रिक्विजिट भेजती कि इसको अरेस्ट करके हमें दो। तो वहां पर भी पुलिस जो है उस रिक्विजिशन के बेसिस पर उसको अरेस्ट करेगी, वहां किसी मजिस्ट्रेट के आदेश की या किसी वारंट की का वेट वो नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरह से पिछले स्लाइड में सेक्शन 41 सब क्लॉज 1 के प्रोविजन कंप्लीट होते हैं, जो पूरा का पूरा ये बताता है कि किन किन आधारों पर एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद सेक्शन 41 सब क्लॉज 2 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42। सबसे पहले ये लिखा है कि 42 के जो बात है उन प्रावधानों के अधीन रहते हुए नो पर्सन कंसर्न्ड इन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट whom a complaint has been made of credible information has been received or reasonable suspicious exist, office having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 40 सब क्लॉज 2 कह रहा है कि इस प्रोविजन का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि असंज्ञेय अपराध से अगर जुड़ा हुआ है, यानी जो 41 सब क्लॉज 1 में जो प्रोविजन थे उसको आपने ध्यान दिया कि वो सारे के सारे प्रोविजन किसी ऐसे अपराध के बारे में थे जो संज्ञेय थे। तो संज्ञेय अपराध की कंप्लेंट किया गया हो या संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली हो या पुलिस को संदेह हो कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया या उससे जुड़ा रहा है, तो वहां पर बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन 41 सब क्लॉज 2 उस स्थिति की बात करता है जबकि वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़ा हुआ है, यानी असंज्ञेय अपराध से जुड़ा हुआ है। तो जब ऐसी स्थिति है तो वहां पर वो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के या वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, यानी एक्सेप्ट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सेप्ट अंडर अ वारंट और ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। तो ऐसे कंडीशन में जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का उसके खिलाफ कोई शिकायत है या कोई इंफॉर्मेशन है या कोई पुलिस को संदेह करने का कारण है, तो उस स्थिति में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो अल्टीमेटली 41 और 42 भी यहाँ पे क्लियर कर देता है कि संज्ञेय मामलों में अलग प्रक्रिया होगी और गैर संज्ञेय मामलों में अलग प्रक्रिया होगी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने उस ग्राफिक में दिखाया था कि सेक्शन 41 के 41 के बाद ए बी सी डी उसके 4 और एडिशंस हैं। तो ये छोटे छोटे सेक्शंस हैं। 41 सबसे पहले क्या कहता है हम ये देख लेते हैं। जैसा कि हेडिंग से ही क्लियर है कि नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। तो जब पुलिस ऑफिसर को किसी व्यक्ति से कुछ पूछताछ करनी हो तो उसे वो बुलाएगा और बुलाने के लिए नोटिस देगा, यानी सूचना देगा। ठीक है ना, तो सूचना देने पर वो व्यक्ति अपीयर होगा। इससे रिलेटेड क्या प्रावधान है ये सेक्शन 41 ए के 4 सब क्लॉजेस में बताए गए हैं। सब क्लॉज 1, द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड under the provision of subsection of 1 or 41 of the section 41। section 41 का सब क्लॉज 1 आप पढ़ चुके हैं। उसमें जिन जिन ग्राउंड्स को बताया गया है उन सभी ग्राउंड में से किसी आधार पर भी उसको अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उस कंडीशन में नॉट रिक्वायर्ड अंडर। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। अरेस्ट करने की आवश्यकता होती तो पुलिस अरेस्ट कर ही लेती बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के, क्योंकि 41 सब क्लॉज 1 में तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई आधार नहीं है। उस कंडीशन में पुलिस क्या करेगी, उसको एक नोटिस इशू करेगी। ठीक है,
डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed the cognizable offence to appear before him or at such other place as may be specified in the notice. तो अगर मान लीजिए कि पुलिस को ऐसी कोई सूचना मिलती है, जैसा कि सेक्शन 41 सब क्लॉज 1 में लिखा है कि उसके खिलाफ कोई गंभीर अपराध करने का कंप्लेंट दर्ज किया गया है या कोई विश्वस्त इंफॉर्मेशन सूचना प्राप्त हुई है या पुलिस को संदेह है, तो पुलिस उस कंडीशन में उसको एक नोटिस इशू करके बुलाएगी. कहां पर बुलाएगी? अपने सामने यानी थाने में बुला सकती है या कोई अदर प्लेस पर भी बुला सकती है उसको. उसके बाद क्या होगा? Where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of the notice. जब उसको ऐसी सूचना मिलती है तो उस व्यक्ति की ये ड्यूटी है कि उसका कंप्लायंस वो करे. अभी रिसेंटली बम्बई में जो ड्रग्स केस में, सुशांत के केस में ट्रायल चल रहा था, उसमें आपने देखा होगा कि पुलिस कई लोगों के ऊपर कई लोग सस्पेक्ट थे, उन सबको पुलिस ने अपने थाने पे बुलाया. ठीक है ना, नोटिस भेज के. तो ये जरूरी नहीं है कि नोटिस उसको किस ढंग से लिखित में दी जाती है या मौखिक दी जाती है. अगर उस व्यक्ति के पास नोटिस पहुंची है तो 41A सब क्लॉज 2 के अंतर्गत उसको उसका कंप्लाई करना है. अगर वो कंप्लाई नहीं करता है तो उसके रिपरकेशन में क्या होगा? उसको पुलिस इमीडिएट अरेस्ट कर लेगी. ठीक है. Where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice unless for reason to be recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested. तो यही बात आ गई कि अगर 41 सब क्लॉज 1 में जो ग्राउंड्स दिए गए उस ग्राउंड पर पुलिस को तो यह अधिकार है कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है. लेकिन गिरफ्तार करने के पहले पुलिस क्या करेगी? उसको नोटिस देगी. ठीक है, कि आपके विरुद्ध ये शिकायत है या विश्वास करने का ये कारण है या संदेह है, तो आप थाने में उपस्थित होकर अपना जो है रिप्लाई प्रस्तुत करें. सब क्लॉज 2 के अंतर्गत अगर वो रिप्लाई उसको करना जरूरी है, यानी उसको ड्यूटी है एक तरह से. और सब क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर उसने रिप्लाई कर दिया और पुलिस सेटिस्फाई है तब तो ठीक है, और अगर उसने रिप्लाई नहीं किया या पुलिस उसके रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है तो उस कंडीशन में पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है. ठीक है. Where such person at any time fails for comply with the terms of the notice or is unwilling to identify him, the police officer may subject to such order as may have been passed by competent court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice. तो जैसा कि रिपरकेशन में बताया कि अगर वो कंप्लाई करने में फेल रहता है, यानी पुलिस की शिकायत पर, नोटिस पर वो थाने नहीं आता है या अपने को बचने का प्रयास करता है या पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करता है, तो इन सभी कंडीशन में 41A का सब क्लॉज 4 पुलिस को ये पावर देता है कि वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सके. ठीक है. तो आज इतने पे समाप्त करते हैं. कल कल जो है 41B के प्रोविजंस को हम देखेंगे. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.